नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमोडिटी अपडेट्स में। नमस्कार और इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज का विषय है वैश्विक स्वर्ण बाजार यानी ग्लोबल गोल्ड मार्केट्स। हम हाल के रुझानों को देखेंगे, कीमतों में क्या उतार चढ़ाव है और मांग क्यों बदल रही है, इन सब पर बात करेंगे। हाँ, और हमारे पास कुछ दिलचस्प रिपोर्ट्स भी हैं, जैसे ग्लोबल गोल्ड मार्केट्स, डिमांड, प्राइस एंड ट्रेड डायनामिक्स और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के ताज़ा आंकड़े भी। बिल्कुल। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि सोने के बाजार में चल क्या रहा है, कीमतें क्यों हिल रही हैं, मांग कहां से आ रही है, मतलब निवेश ज्यादा या गहने। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है अभी। और सेंट्रल बैंक क्या कर रहे हैं, सप्लाई कैसी है, और कुछ विरोधाभास भी हैं, जैसे हाल में कीमतें गिरी पर महीने और साल भर में सोना ऊपर है। हाँ, ये पहेली है थोड़ी। तो ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। ये जो हालिया गिरावट आई है ना कीमतों में, उसने मेरी जिज्ञासा काफी बढ़ाई है, खासकर जब हम सुन रहे हैं कि मांग तो बहुत मजबूत है। सही बात है। पिछले कुछ हफ्तों में सोना नीचे आया, लगातार दूसरा हफ्ता था शायद नुकसान का, और कीमतें एक अहम लेवल शायद $4000 प्रति आउंस के आसपास उसके नीचे भी गईं। स्रोत में करेंसी साफ नहीं है, पर गिरावट ध्यान देने वाली है। हाँ, और इस हालिया दबाव के पीछे कुछ ठोस कारण दिखते हैं। सबसे बड़ा तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व का रुख लगता है। अच्छा। हाँ, फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं जेरोम पावल, उनके बयानों से लगा कि दिसंबर में शायद ब्याज दरें कम ना हो, मतलब कटौती की उम्मीद कम हो गई। और जब दर कटौती की उम्मीद घटती है तो डॉलर मजबूत होता है। बिल्कुल, बॉन्ड डील्स आकर्षक रहते हैं, डॉलर को सहारा मिलता है। और पिछले दिनों डॉलर था भी काफी मजबूत, करीब 3 महीने के हाई पर। जिससे फिर सोने पर असर पड़ता है। हाँ, क्योंकि डॉलर मजबूत तो बाकी करेंसी वालों के लिए सोना महंगा, तो एक दबाव तो वहां से आया। और अमेरिका चीन ट्रेड डील की भी कुछ बात थी। हाँ, एक खबर थी कि उनके बीच कुछ समझौता हुआ है। दुर्लभ खनिज, फेंटेनिल टैरिफ, चीन का सोयाबीन खरीदना, ऐसी कुछ बातें थी। तो उससे क्या बाजार में थोड़ी शांति आई, मतलब सेफ हेवन सोने की जरूरत कम लगी? देखिए, आमतौर पर ऐसे समझौते थोड़ी अनिश्चितता कम करते हैं, तो सोने पर हल्का असर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ दो बातें हैं। एक तो ऐसे समझौतों की मजबूती पर हमेशा सवाल रहता है, कितना टिकेगा ये। हाँ, और दूसरा, कम से कम इस हालिया गिरावट में इस ट्रेड डील का कोई बड़ा सीधा असर सोने पर दिखा नहीं। ऐसा लगता है कि फेड की बातें और डॉलर की मजबूती ये ज्यादा बड़े कारण थे। अच्छा। ये ट्रेड वाले मामले अक्सर पेचीदा होते हैं और बाजार शायद अभी भी बड़े जियोपॉलिटिकल टेंशन्स पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। ये दिलचस्प है, लेकिन यहीं पर वो विरोधाभास आता है जिसकी बात हम कर रहे थे। ये हफ्ते भर की गिरावट ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें, सोना तो मासिक बढ़त की तरफ था और इस साल अब तक लगभग 50% ऊपर है। ये कैसे? हाँ, यही तो सोने के बाजार की गहराई दिखती है। मतलब दिलचस्प बात यह है कि शॉर्ट टर्म में दबाव आ सकता है फेड पॉलिसी से, डॉलर से, लेकिन सोने का जो एक बेसिक लॉन्ग टर्म अपील है वो मजबूत है। इस मजबूती के पीछे गहरे कारण काम कर रहे हैं, और खास तौर पे जैसा आपने भी इशारा किया, सेंट्रल बैंकों की खरीदारी, वो एक बड़ा फैक्टर है। अच्छा, उस पे आएंगे अभी। हाँ, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। ये दिखाता है कि बाजार में जो फंडामेंटल डिमांड है, जो भरोसा है, वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है। वो छोटे मोटे झटके झेल लेता है। ठीक है, तो चलिए इस मांग की बदलती कहानी को ही देखते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट है Q3 की, उसमें कुछ आंकड़े तो वाकई आंखें खोलने वाले हैं। बिल्कुल। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो मांग के पैटर्न में एक बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। Q3 में टोटल ग्लोबल गोल्ड डिमांड रिकॉर्ड लेवल पर थी, 1313 मीट्रिक टन। रिकॉर्ड लेवल। हाँ, पिछले साल के इसी क्वार्टर से 3% ज्यादा। और इस बढ़त का जो मेन ड्राइवर है वो है निवेश की मांग। उसमें जबरदस्त उछाल आया है। निवेश मतलब बार्स और कॉइन्स? हाँ, वो भी। सोने की छड़ों और सिक्कों की मांग, जिसे हम फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, Q3 में 17% बढ़ी है, और इसमें भारत और चीन जैसे बड़े बाजार सबसे आगे हैं। 17% तो काफी है। और इससे भी ज्यादा ड्रामेटिक उछाल आया है ETFs में, फिजिकली बैक्ड गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अच्छा, ETFs। कितना? उनमें निवेश Q3 में 134% उछला है। 134%? ये तो मतलब कमाल ही है। ये ETFs होते क्या हैं, जरा समझाएंगी? और ये इतना उछाल क्यों मायने रखता है? हाँ जरूर। देखिए, फिजिकली बैक्ड गोल्ड ETFs वो फंड्स होते हैं जो असल में सोना खरीदते हैं, फिजिकल गोल्ड, और उसे वॉल्ट्स में रखते हैं।
निवेशक फिर इन फंड्स के यूनिट्स को स्टॉक एक्सचेंज पर खरीद बेच सकते हैं, जैसे शेयर खरीदते हैं। अच्छा, तो सोना घर लाने का झंझट नहीं? बिल्कुल, न स्टोरेज की चिंता, न सुरक्षा की, फिर भी सोने की कीमत के उतार चढ़ाव का फायदा मिलता है। तो ये जो 134% का उछाल है, इसका मतलब है कि बहुत सारे निवेशक, शायद बड़े इंस्टीट्यूशनल निवेशक भी सोने में पैसा लगा रहे हैं, इसे पोर्टफोलियो का हिस्सा बना रहे हैं। और ETFs इसके लिए एक आसान रास्ता बन गए हैं। ये दिखाता है कि सोने को अब सिर्फ गहनों या बस पारंपरिक बचत की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि एक सीरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह। हाँ बिल्कुल, एक गंभीर निवेश विकल्प। लेकिन इसी सिक्के का दूसरा पहलू भी है। पारंपरिक तौर पर तो सोने की सबसे ज्यादा खपत ज्वेलरी में होती थी। हाँ वही। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में 23% की भारी गिरावट आई है, सिर्फ 419.2 टन रह गई। और इसकी वजह बिल्कुल साफ है, सोने की रिकॉर्ड ऊंची कीमतें। अच्छा। जब सोना इतना महंगा हो जाए तो आम ग्राहक, खासकर शादी ब्याह या त्योहारों के लिए खरीदने वाले, वो या तो खरीदारी टाल देते हैं या कम करते हैं। ये पूरी दुनिया में हुआ है। तो एक तरफ निवेश रॉकेट की तरह ऊपर, दूसरी तरफ गहनों की मांग नीचे। हाँ बिल्कुल, सोने के बाजार में जैसे दो अलग अलग कहानियां चल रही हैं। भारत का उदाहरण शायद इसे सबसे अच्छे से दिखाता है। भारत तो दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर्स में से है। हाँ बिल्कुल। वहां सितंबर तिमाही में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाइंग हुई। वैल्यू में देखें तो करीब $10 बिलियन। वॉल्यूम में ये पिछले साल से 20% ज्यादा था और वैल्यू में 67% ज्यादा, क्योंकि कीमतें भी तो बढ़ी। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब है कि इस साल जनवरी से सितंबर तक भारत में सोने की कुल खपत में निवेश का हिस्सा बढ़कर 40% हो गया। ये अब तक का सबसे ऊंचा लेवल है। 40%। पारंपरिक तौर पर तो गहनों का हिस्सा कहीं ज्यादा होता था। हाँ वही तो, अब निवेश लगभग बराबरी पर आ रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के जो CEO हैं सचिन जैन, उन्होंने भी कहा है कि सोना अब एक मेन स्ट्रीम एसेट बन रहा है। निवेशक अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए सोना खरीद रहे हैं। और दिलचस्प ये कि वो लोग भी खरीद रहे हैं जिनका पहले सोने में कम या बिल्कुल निवेश नहीं था। तो इसका क्या मतलब है? साफ मतलब है कि भारत जैसे बाजार में लोग सोने को अब गहनों से ज्यादा एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहे हैं। खासकर जब कीमतें इतनी ऊंची हैं, तो लोग इसे पहनने की चीज से ज्यादा भविष्य के लिए एक सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। हाँ, क्योंकि अगर हम भारत में सोने की कुल खपत देखें ओवरऑल, तो उसमें तो गिरावट आई है। सितंबर तिमाही में 16% गिरी, 209.4 टन रह गई। सही। और ये गिरावट आई है क्योंकि गहनों की मांग 31% गिरी। सीधा कनेक्शन ऊंची कीमतों से। हाँ, तो निवेश बढ़ा, गहने घटे और कुल मिलाकर खपत थोड़ी कम हुई। ये ट्रेंड सिर्फ भारत में नहीं है, पर भारत में ज्यादा साफ दिख रहा है क्योंकि वहाँ सोने का कल्चरल महत्व भी है। ये ग्लोबल लेवल पर सोने के प्रति बदलते नजरिए को दिखाता है। पहले कीमती धातु, अब ज्यादा एक फाइनेंशियल एसेट। हाँ बिल्कुल। ये तो मांग की बात हुई जी। लेकिन आपने शुरू में सेंट्रल बैंकों का जिक्र किया था। उनकी भूमिका भी तो बहुत अहम लग रही है इसमें। बहुत ज्यादा, और ये कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। सेंट्रल बैंक पिछले कुछ टाइम से गोल्ड मार्केट में बहुत एक्टिव रहे हैं। तीसरी तिमाही यानी Q3 में दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने मिलकर 220 टन सोना खरीदा। ये पिछली तिमाही Q2 से 28% ज्यादा है। 28% ज्यादा? हाँ, और WGC का मानना है कि इसमें रिपोर्टेड और कुछ अनरिपोर्टेड खरीदारी भी शामिल हो सकती है। और अगर पूरे साल का देखें, जनवरी से सितंबर तक? जनवरी से सितंबर 2023 तक सेंट्रल बैंकों ने कुल 634 टन सोना खरीदा है। 634 टन? हाँ, ये पिछले 2-3 साल के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल थे उनसे तो कम है, जब उन्होंने बहुत ही ज्यादा खरीदा था। लेकिन अगर 2022 से पहले के सालों से तुलना करें तो ये खरीदारी अब भी ऐतिहासिक रूप से बहुत ऊंचे लेवल पर है। मतलब ये ट्रेंड रुका नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये दिखाता है कि उनकी खरीदारी की जो आदत है वो मजबूत बनी हुई है। एक सोची समझी रणनीति लगती है ये। रिपोर्ट में कुछ खास देशों का नाम भी था, कौन खरीद रहे हैं ज्यादा? हाँ, जैसे कजाकिस्तान का नाम था, वो आगे रहे। और एक दिलचस्प बात थी कि ब्राजील ने 4 साल से ज्यादा के बाद पहली बार सोना खरीदा। अच्छा, तो ये कुछ ही देशों तक सीमित नहीं है? नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों के सेंट्रल बैंक शामिल हैं। तो फिर यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ये सेंट्रल बैंक इतना सोना क्यों खरीद रहे हैं? क्या वजह है? और ये मार्केट के लिए क्यों मायने रखता है? ये बहुत मायने रखता है, कई वजहों से। पहला, ये उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करने का एक साफ संकेत है। वो किसी एक करेंसी जैसे डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं।
दूसरा, सोना अक्सर इन्फ्लेशन, करेंसी डिवैल्यूएशन और इकोनॉमिक अनिश्चितता के खिलाफ एक हेज, एक बचाव माना जाता है। अच्छा। तीसरा, आजकल जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रहे हैं, दुनिया में अनिश्चितता है, उसमें सेंट्रल बैंक सोने को एक सेफ, स्टेबल एसेट मानते हैं, जिसका मूल्य किसी एक देश की इकोनॉमी या पॉलिटिक्स पर निर्भर नहीं करता। तो क्या वो भविष्य को लेकर थोड़े चिंतित हैं, इसलिए सोना जमा कर रहे हैं? चिंतित कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी हो, लेकिन ये उनके रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा जरूर है। वो अपने रिजर्व्स को ज्यादा मजबूत, भारी झटकों से कम प्रभावित होने वाला बनाना चाहते हैं। और उनकी इस खरीदारी से सोने की कीमत को सपोर्ट मिलता है? बहुत बड़ा सपोर्ट। ये कीमत के लिए एक मजबूत बेस या फ्लोर जैसा काम करता है। मतलब जब ज्वेलरी जैसे सेक्टर से मांग कम होती है, तो सेंट्रल बैंकों की ये मांग कीमत को बहुत ज्यादा गिरने से रोकती है, बाजार को स्थिरता देती है। और WGC का एनालिसिस भी यही कहता है कि ये ट्रेंड शायद आगे भी जारी रहेगा। यानी भले ही आम लोग गहने कम खरीद रहे हों ऊंची कीमतों की वजह से, सेंट्रल बैंक उस कमी के असर को काफी हद तक बैलेंस कर रहे हैं, और वो भी स्ट्रेटेजिक कारणों से। हाँ, बिल्कुल। उनकी मांग ज्यादा रणनीतिक है, लॉन्ग टर्म सोच पर आधारित है। वो सोने को सिर्फ एक मेटल नहीं, बल्कि एक इम्पोर्टेंट मॉनेटरी एसेट के रूप में देख रहे हैं। चलिए अब पहली का दूसरा हिस्सा देखते हैं, सप्लाई। क्या मांग को पूरा करने के लिए बाजार में सोना आ रहा है? हाँ, ये भी देखना जरूरी है। WGC के Q3 डेटा के हिसाब से सप्लाई साइड में भी बढ़ोतरी हुई है। रिसाइकलिंग यानी पुराना सोना गलाकर वापस मार्केट में लाना, वो Q3 में 6% बढ़ी है। रिसाइकलिंग क्यों बढ़ी है? वही ऊंची कीमतों की वजह से? हाँ, बिल्कुल। जब कीमतें इतनी ज्यादा हों, तो लोग अपने पुराने टूटे गहने बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छी कीमत मिलती है तो वो उसे बेचकर कैश लेना पसंद करते हैं। ये रिसाइकल सोना फिर सप्लाई में जुड़ जाता है। और खदानों से जो नया सोना निकलता है, माइन प्रोडक्शन, उसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, लगभग 2% की। ये शायद सोने की लगातार ऊंची कीमतों का ही नतीजा है। माइनिंग कंपनियों को प्रोडक्शन बढ़ाने का इंसेंटिव मिलता है, पर हाँ, नई खदानें शुरू करना एक लंबा प्रोसेस है, तो इसमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी नहीं होती। तो रिसाइकलिंग भी बढ़ी, माइन प्रोडक्शन भी बढ़ा, मतलब Q3 में टोटल गोल्ड सप्लाई रिकॉर्ड हाई पर थी। सही कहा। Q3 में कुल सोने की सप्लाई अब तक के सबसे ऊंचे त्रैमासिक स्तर पर थी। तो फिर यहाँ एक और सवाल, अगर सप्लाई रिकॉर्ड स्तर पर है तो कीमतों पर हाल में दबाव क्यों था, जिसकी हमने शुरू में बात की? सप्लाई बढ़ने से तो कीमतें कम होनी चाहिए थी। ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये दिखाता है कि बाजार कितना कॉम्प्लेक्स है। देखिए, सप्लाई बढ़ी, हाँ, रिकॉर्ड लेवल पर थी, लेकिन जैसा हमने पहले बात की, मांग, खासकर इन्वेस्टमेंट डिमांड, ETFs, बार्स, कॉइन्स और सेंट्रल बैंकों की डिमांड, वो उससे भी ज्यादा मजबूत रही है। अच्छा। तो ये जो बढ़ी हुई सप्लाई है, वो उस जबरदस्त मांग को पूरा करने में ही लग जा रही है, पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जा रही है। इसलिए सप्लाई बढ़ने के बावजूद मांग इतनी ताकतवर है कि उसने कीमतों को ज्यादा गिरने नहीं दिया। हाल की गिरावट तो शॉर्ट टर्म फैक्टर्स, फेड, डॉलर की वजह से ज्यादा थी, सप्लाई के दबाव से नहीं। समझ गया, मतलब मांग का पड़ला अभी भी भारी है। हाँ, सोने के लिए जो ओवरऑल सपोर्टिव प्राइस ट्रेंड है, वो अभी भी बना हुआ है, क्योंकि मांग बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, चलिए अब इसे समेटते हैं। तो ये तो साफ है कि सोने का बाजार इस वक्त कई अलग अलग ताकतों के बीच फंसा हुआ है, जो कभी कभी उल्टी दिशा में भी खींच रही हैं। हाँ, एक तरफ फेड की पॉलिसीज का डर है, डॉलर मजबूत है, जो शॉर्ट टर्म में कीमतों पर दबाव बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट डिमांड रिकॉर्ड तोड़ रही है, खासकर एशिया में फिजिकल गोल्ड, बार्स और कॉइन्स की शक्ल में, और ETFs के जरिए भी। और साथ में सेंट्रल बैंक लगातार स्ट्रेटेजिक खरीदारी कर रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। और मजे की बात यह है कि भले ही ऊंची कीमतों ने गहनों की पारंपरिक मांग को चोट पहुंचाई है, लेकिन निवेश मांग उस कमी को पूरा करने से भी ज्यादा कर रही है। सप्लाई भी बढ़ी है, पर मजबूत मांग उसे आसानी से पचा रही है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ मैं एक आखिरी, शायद सबसे जरूरी बात जोड़ना चाहूंगी। ये सारा डेटा, ये सारे ट्रेंड्स, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये सोने को देखने के तरीके में एक बुनियादी, एक फंडामेंटल बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। सोना अब सिर्फ सजने संवरने या पारंपरिक बचत की चीज नहीं रह गया है। अच्छा। ये व्यक्तियों के लिए, जैसे हमने भारत का उदाहरण देखा, और संस्थानों यानी सेंट्रल बैंकों के लिए, दोनों के लेवल पर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने और रिस्क कम करने के लिए एक कोर फाइनेंशियल एसेट बनता जा रहा है। एक मुख्य वित्तीय संपत्ति। हाँ, ये अब सिर्फ एक कीमती धातु नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण रणनीतिक होल्डिंग बन गया है। ये वाकई एक गहरा बदलाव है।
इसके दूरगामी असर हो सकते हैं। हाँ, और इसी से जुड़ा एक सवाल हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। सोने का ये जो नया रोल उभर रहा है, एक मेन स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट और सेंट्रल बैंक रिजर्व एसेट का, इसे देखते हुए अगर भविष्य में इकोनॉमिक अनिश्चितता बढ़ती है या कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल संकट आता है, तो पारंपरिक एसेट्स जैसे स्टॉक्स या बॉन्ड्स की तुलना में सोने की वैल्यू पर कैसा असर पड़ सकता है? क्या सोने का ये बदला हुआ किरदार उसे भविष्य के ऐसे संकटों में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बना देगा? ये सोचने वाली बात है। एक जरूरी बात, ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। बने रहिए हमारे साथ हर बड़ी कमोडिटी खबर के लिए, सिर्फ कमोडिटी अपडेट्स पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद।